देखो, अगर भारत में ऑडियंस और फिल्मों के बीच के रिश्ते के बारे में अगर मुझे एक बात बिल्कुल ही क्लियर है तो वो ये है कि तेलुगु ऑडियंस के पागलपन और वफादारी से कोई भी मेल नहीं खाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दर्शकों से फिल्मी स्टार्स है और बड़े पर्दे के अनुभव की एक समृद्ध संस्कृति है जो भाषाओं में सिनेमा का जश्न मनाने के लिए भी बेहद अनुकूल रही है। ये सिर्फ दो राज्यों में आबादी की मात्रा के कारण नहीं है बल्कि कहानियों के लिए एक वास्तविक प्रशंसक होने के कारण है। मैंने तेलुगु भाषा में कुछ सबसे यादगार फिल्म अनुभव किए हैं क्योंकि आप दर्शकों की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि फिल्में शुरू होती है, हर कोई हीरो की एंट्री का इंतजार करता है, उस धमाकेदार गाने के आने का इंतजार करता है ताकि हर कोई स्क्रीन पर थिरकने के लिए दौड़ पड़े। व्यावसायिक सिनेमा का जश्न कहीं और जैसा नहीं है और इसने कई सितारों को जन्म भी दिया है जिनके पास तेलुगु लैंग्वेज राज्यों में विशाल और वफादार प्रशंसक आधार है। जो चीज़ मुझे खुशी से भर देती है वो ये है कि सामान्य फिल्मों का स्वागत हाल ही में तेलुगु भाषा में सक्षम सितारों के नेतृत्व के बावजूद ये काफ़ी निराशाजनक रहा है और ये इस बात का सबूत है कि दर्शकों की अपेक्षाएं अब नियमित टेम्पलेट से परे है, जिसने मुझे तेलुगु सिनेमा के राज करने वाले सितारों के बारे में आश्चर्यचकित किया जो उन सभी में सबसे बहुमुखी है। सितारे अपने प्रशंसक को हल्के में नहीं लेते, वो वास्तव में खुद को पात्रों के लिए बदलने में सक्रिय प्रयास करते हैं। अभिनेता जो विभिन्न दुनियाओं में आत्मसात कर सकते हैं, जो पिच में बाधा डालते हैं, पहचानने योग्य होने की क्षमता रखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दर्शकों की अपेक्षाओं से डरते हैं और बदले में नियमित रूप से गुलाम बन जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तेलुगु सिनेमा के 6 नॉन स्टार्स पर ध्यान से चर्चा और विश्लेषण कर सकता हूँ और सामान्य मानदंडों के आधार पर उनकी कई ताकत और कमजोरियों को उजागर कर सकता हूँ और मुझे आशा है कि आप भी उसी पर टिप्पणी कर सकते हैं क्योंकि ये मुझे उन लोगों से बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करेगा जो मुझे उनसे अधिक वर्षों से तेलुगु सिनेमा में देख रहे हैं। आइए सबसे पहले महेश बाबू के बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले इस आदमी के बारे में बात करना चाहता था जो मुझे लगता है कि सबसे वफादार प्रशंसकों में से एक है। देश में इतना कि उनके फाइनेंशियल फेलियर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में स्टार्स और नेपोकिड्स के सपनों के बराबर होती है। देखो, ज़्यादातर लोग उन्हें एक ऐसे हीरो के रूप में देखते हैं जो दलितों के लिए काम करता है और नैतिक रूप से अच्छा काम करता है। ऑल्दो ये महेश बाबू के काम को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट करता है जिसमें उन्होंने कई फिल्में की हैं, जबकि हर कोई उनके प्रभावशाली काम की तुलना ओकू और पोई जैसी फिल्मों से करता है जहाँ वो एकदम बदमाश लेकिन आत्मविश्वासी मुख्य भूमिका निभा। लोग उनकी कुछ सबसे ई सेंट्रिक प्रेफरेंसेस को भूल जाते हैं। एनजेएम वास्तव में महेश बाबू की मेरी पसंदीदा फिल्मों से एक है क्योंकि वो एक भ्रष्ट व्यवस्था को चुनौती देते हैं और एक नम्र और शुरू में गैर टकराव वाले जी सीताराम के रूप में बदला लेते हैं। ऑल्दो मुझे नानी जैसी फिल्म थोड़ी असहनीय लगी, महेश बाबू ने एक साइंस फिक्शन कॉमेडी की कोशिश की जो अनिवार्य रूप से एक 8 वर्षीय बच्चे के दिमाग के साथ व्यस्क रूप से निभाई गई थी। नैनो कार्ड विफल होने के बावजूद मैं लोगों को ये फिल्म देखने के लिए बोल सकता हूँ। स्टाइलिश्ड मॉडर्न एक्शन फिल्म जो वास्तविकता और भ्रम के बीच की पतली रेखा को हमारे रॉकस्टार नायक के रूप में जोड़ जैसी एक व्यवसायी जैसी फिल्म जिसमें महेश बाबू ने सीधे तौर पर एक एंटी हीरो को रखा, एक ऐसे स्टार के लिए बहुत बड़ा जोखिम जिससे आमतौर पर नैतिक रूप से सही के दायरे में रहने की उम्मीद की जाती है और इस पूरी जगत की फिल्म में उसका चरित्र सचमुच सभी संभव नियमों को तोड़ता है। ऑल्दो अधिकांश जोखिमों का मुद्दा जो मैं विस्तार से बता रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया जिससे महेश बाबू ने उनके लिए उनके अटूट प्यार के लिए रूटीन का सहारा लिया और अब महेश बाबू राजामौली के साथ आ रहे हैं SSMB 29 के लिए और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे अधिक उत्साहित करने वाला है, लेकिन महेश बाबू को पहले की तरह दूर से प्रस्तुत होते देखना मुझे ये यकीन वजन इसके लायक होने वाला है। अब बात करते हैं प्रभास की। प्रभास, क्योंकि मुझे प्रभास से उनके करियर के बाद के चरण में परिचय हुआ था जब वो बाहुबली के साथ वैश्विक प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे थे। मैं उन दर्शकों में से एक था जिन्होंने इसके बाद कई गलतियां देखी। स्थानीय तेलुगु प्रशंसकों ने अभिनेता के बारे में एक धारणा बनाई है कि अभिनेता के रूप में उनकी क्षमता सीमित है। बाहुबली के बाद की भूमिकाओं ने काफ़ी कमजोर और भूलने योग्य प्रदर्शन प्रस्तुत किए थे। वो वास्तव में राधेश्याम को आकर्षक बनाने में योगदान नहीं दे सके। मेरी राय
में साओ के साथ जटिल पटकथा और आध्यात्मिकता और पवित्रता की भावना पूरी तरह से गायब थी। भगवान राम और आदिपुरुष के साथ हालांकि अगर आप मिर्ची, बिल्ला और छत्रपति जैसे उपक्रमों को देखते हैं तो एक निर्विवाद उत्साह और ऊर्जा है जो वो लाते हैं। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक सिनेमा तमाशा, उनकी ये विशाल उपस्थिति, उनकी आंखों में तीव्रता, उनकी बैरीटोन डिलीवरी, सभी ने बड़े पैमाने पर नायक की छवि में योगदान दिया जो बाहुबली के बाद कुछ हद तक गायब हो गया। और किसी को सच होना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि ये बहुमुखी भूमिकाएं नहीं है जहां आप स्टार प्रभास से पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। वो सलार की तरह उदारता नायक प्रोटोटाइप के बिल में फिट बैठता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक अभिनेता की सीमा रखता है जो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभा सकता है जहां वो पहचान में नहीं आता। वही रामचरण एक ऐसा एक्टर है जिससे मैं धीरे धीरे प्रेम करने लगा, इसलिए मेरी प्रशंसा उनके द्वारा रंगस्थलम और RRR जैसी असाधारण फिल्मों के साथ पेश किए गए कार्यों से उपजी है। लेकिन मुझे एक ऐसे व्यक्ति की दृढ़ता और विकास पसंद है जिसे कभी पोस्टर फेस वाला माना जाता था और सीमित सीमा चिरंजीवी का बेटा। जब आप तेलुगु सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध फिल्म परिवारों में से एक के वंश से आते हैं तो दबाव कोई मजाक नहीं होता और ये आपके लिए आसान नहीं रहा है। कलाकार रामचरण को उनके करियर के शुरुआती दौर में कैमरे के सामने उनकी कम क्षमता के लिए उपहास का पात्र बनाया गया था और पिछले कुछ सालों में उनके करियर ने लोगों को ये एहसास भी कराया है कि वो एक निर्देशक के अभिनेता है जो प्रतिभाशाली निर्देशकों के साथ शानदार बनने के लिए ऊंची उड़ान भर रहे हैं, लेकिन औसत दर्जे के निर्देशकों के साथ पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। 23 साल की उम्र में एक महाकाव्य और राक्षसी परियोजना में भूमिका निभाना जैसे कि मगधीरा बहुत दबाव वाला काम है और रामचरण ने उड़ान भरते हुए सफलता हासिल की। हालांकि उन्हें जंजीर और ब्रूस ली जैसी फिल्मों में देखना लगभग दर्दनाक था और रंगस्थलम के बाद विनय विद्यारामा, RRR के बाद आचार्य, और ये लगभग एक उच्च दांव वाले जुए के खेल की तरह है और इस समय या तो ये एक रत्न है या एक पूरी तरह से बेकार। कम से कम इसके लिए किसी प्रकार की बहुमुखी प्रतिभा की आवश्यकता होती है और कम से कम डांस तो सुसंगत है। वही जूनियर NTR तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा एक्टर है जिसे कई लोग इंडस्ट्री में सबसे मजबूत कलाकारों में से एक मानते हैं। एक एक्टर जिसके पास शानदार नाटकीय और भावनात्मक रेंज है, लेकिन अपने करियर के शुरुआती वर्षों में कई निराशाजनक परियोजनाओं में उलझे रहने के कारण वो अपनी असली क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाया। उनके शिल्प के प्रशंसक विशेष रूप से निराश महसूस करते थे क्योंकि वो उनकी अभिनय क्षमता देख सकते थे लेकिन इससे परेशान हो जाते थे। नियमित फिल्मों जिसमें वो खुद को एडल्ट्स और टेम्पर जैसे रत्नों के अधीन करते थे, स्टैंड आउट, जहां एक में उन्होंने ब्रेमी जैसे दिग्गज के साथ अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग का प्रदर्शन किया और दूसरे में उन्होंने पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित रत्नों में से अंतिम रत्नों को प्रतिनिधित्व करने वाली एक बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पुलिस फिल्म में एक भावनात्मक फर्क जोड़ दी जो रामचरण और अल्लू अर्जुन की तरह है। जूनियर NTR हमेशा एक शानदार उत्तरदाता रहे हैं। ये RRR के साथ उनकी निराशाजनक फिल्मों के बावजूद सुसंगत। मुझे लगता है कि RRR के बाद प्रतिभाशाली अभिनेता अल्लू अर्जुन के लिए आकाश की सीमा होगी, जबकि तेलुगु सिनेमा से अच्छी तरह वाकिफ नहीं होने के बावजूद क्लासिक फिल्मों के टेलीविजन रीरन के कारण हमारे लिए दो घरेलू नाम नागार्जुन और अल्लू अर्जुन थे। इस आदमी में एक स्पंक एनर्जी और निर्विवाद स्क्रीन प्रेजेंस थी जिसने हमें तुरंत अपनी ओर आकर्षित किया। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं अल्लू अर्जुन का फैन बन गया था। ये तब था जब 2013 में डांस नंबर टॉप लीप पोडी ने गिराया और मैं उस आदमी की अलौकिक क्षमता से अचंभित था। उसके सहज फुटवर्क और फुर्तीलेपन के साथ ये एक ऐसा आदमी है जिसने प्रशंसक न केवल हिंदी भाषी राज्यों में है बल्कि भारत के हर राज्य में भी है जहां उन्हें मल्लू अर्जुन के रूप में खूबसूरती से संदर्भित किया जाता है। वही ये आर्या जैसी फिल्मों के दोहराव के कारण है और खुश है जहां दर्शक खुद को रोक नहीं पाए लेकिन उसकी आभा की ओर आकर्षित हुए। मुझे आर्या 2 के डांस नंबर बार बार देखना पसंद है। मैं स्टार की क्षमता और कितनी सहजता से अभिभूत हो गया वो कोरियोग्राफी के साथ था क्योंकि वो AVPL और पुष्पा के साथ एक पैन इंडिया स्टार बन गए।